सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम सूत्रों के अनुसार ही विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो 7 सूत्र निर्धारित हैं उनमें है स सजुषो रु खरवसानयो विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सह अतोरोर प्लुताद प्लुते हसी च रोरी और ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। तो विसर्ग संधि से संबंधित ये 7 सूत्र पाठ्यक्रम में है और इनसे निश्चित ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपको केवल 7 सूत्र पढ़ने हैं और आपका नंबर पक्का है। अब यहाँ से इन सूत्रों में से भी जहाँ से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो रोरी ढ्रलोपे है। इसके अतिरिक्त अतोरोर प्लुतात प्लुते से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो कुल 7 ही हैं, तो हमको ऐसा नहीं मानना है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इतना सेलेक्टेड सिलेबस दिया है, इसका मतलब ये है कि ये सारा ही पाठ्यक्रम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने प्रश्न देखे हैं तो एक तो ढ्रलोपे सूत्र से संबंधित, रोरी सूत्र से संबंधित और अतोरोर प्लुतात प्लुते सूत्र से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो विसर्ग संधि क्या है? जहां पर विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, जहां पर विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से मेल होता है और उसके पश्चात कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि के विषय में विस्तृत रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहले हम पढ़ चुके हैं, तो वो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप पूरी विसर्ग संधि पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हमने संपूर्ण अध्ययन किया है, सूत्रशः अध्ययन किया है। तो आप उसके लिए संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स सजुषो रु सूत्र की। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत में स्थित स तथा सजुष के स को रुत्व हो जाता है। अब देखिए, विसर्ग किसका होता है? ज्यादातर स का विसर्ग होता है। तो विसर्ग संधि में आपको जितने भी सूत्र मिलेंगे या तो स से संबंधित मिलेंगे, स को रु होता है तो रु से संबंधित मिलेंगे, या फिर विसर्ग से संबंधित मिलेंगे। तो पहला ये जो सूत्र है स सजुषो रु, ये कहता है कि पद के अंत में जैसे राम शब्द है, जब इसमें सुप प्रत्यय लगाते हैं तो सुप में लोप इत्यादि होकर स शेष रहता है। तो अब ये पदांत में श हो गया, तो इस स को स सजुषो रु से रु आदेश हो जाता है, स के स्थान पर रु हो जाता है और ये जो उ है इसका लोप होकर र मात्र शेष रहता है। अब र का आगे क्या होता है वो दूसरे सूत्र विधान करेंगे। स सजुषो रु सूत्र केवल यही विधान करता है कि या तो पदांत स हो या फिर सजुष शब्द से संबंधित ये जो मूर्धन्य श है ये हो, तो इन दोनों के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाता है। दूसरा सूत्र यहाँ पर आता है खर अवसानयो विसर्जनीय। खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है कि स के स्थान पर हुए रुत्व के र के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है, या तो खर प्रत्याहारस्थ वर्ण परे रहें। खर प्रत्याहारस्थ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और इसके अतिरिक्त श स स, ये तीनों। तो अगर जहां पर हमने स सजुषो रु से स को रु किया है तो रु में मैंने आपको बताया है उत्व का लोप हो जाता है, केवल र शेष रहता है। अगर उस र से परे खर प्रत्याहार से संबंधित वर्ण हो या फिर अवसान हो, अवसान का क्या तात्पर्य है? विरामो अवसानम, जहां पर विराम हो जाता है उसकी अवसान संज्ञा होती है। तो जहां पर या तो वाक्य समाप्त हो रहा है, पद समाप्त हो रहा है, अवसान जहां पर है, या तो वहां पर या फिर र के पश्चात खर प्रत्याहार से संबंधित वर्गों के पहले दूसरे वर्ण और श स स ह रहें, तो वो जो र है उसको विसर्ग आदेश हो जाता है। जैसे ये एक पद है विष्णु, देखिए सबसे पहले यहां पर होता है विष्णु त्राता, ठीक है। तो ये जो स है, इस स को स सजुषो रु से रु होता है पहले और फिर रु में से उ का लोप होकर क्या शेष रहता है? विष्णु र त्राता।
तो सजुषो रू के र से संबंधित ये र यहाँ पर है, और इसके बाद त वर्ण आया है। त्रा में क्या है, त और र है त्रा में, तो इसके पश्चात त वर्ण आया है, और त वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। तो ये जो र है इसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, विष्णु त्राता, इस प्रकार से। अब एक तीसरा सूत्र यहाँ पर आता है, वो है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कब स हो जाता है, जब खर प्रत्याहार परे रहे। खर प्रत्याहार में वही आते हैं वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, और श स स। तो अब ये एक चक्र है जो चलता रहता है। कहीं पर स का रू होता है, फिर रू को विसर्ग हो जाता है, और विसर्ग को फिर से स हो जाता है। तो जैसे एक ही पद में हम ये सारे सूत्र देखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले इस तरह से, जब हम विष्णु पद में प्रथमा विभक्ति में प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, सु प्रत्यय। इस उ की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है और स मात्र शेष रहता है। तो हमारे पास इस तरह से रहता है विष्णु स त्राता। अब यहाँ पर स सजुषो रू सूत्र आ जाता है, और वो ये कहता है कि स के स्थान पर रुत्व आदेश हो जाता है। तो स के स्थान पर यहाँ पर रू हो गया। अब इस र में जो ऊ था उसकी भी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और र शेष रहता है। अब उस र में सूत्र लगता है खर अवसानयो विसर्जनीय। खर अवसानयो विसर्जनीय उस र के स्थान पर पुनः विसर्ग कर देता है, अगर परे खर प्रत्याहारस्थ वर्ण हो तो यहाँ पर पुनः विसर्ग हो गया र के स्थान पर। और फिर अंतिम सूत्र आता है विसर्जनीयस्य सह। ये इस विसर्ग के स्थान पर पुनः स कर देता है। तो विसर्ग के स्थान पर पुनः स हो जाता है, खर प्रत्याहार के वर्ण परे रहते। तो इस तरह से यहाँ पर पद बनता है विष्णुस्त्राता। तो अगर आपके पास यहाँ था प्रारंभ में बना वही पद है, लेकिन इसमें 2-3 प्रक्रियाएं बीच में होती हैं। स को रुत्व होता है, रू में जो ऊ है उसका लोप होकर इत संज्ञा होकर रा शेष रहता है, रा को पुनः विसर्ग होता है और विसर्ग को पुनः स होता है। तो अब आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि कौन सा सूत्र क्या विधान करता है। तो आप इन सूत्रों को बार बार पढ़िए कि स सजुषो रू स को रुत्व करता है, खरावसानियो विसर्जनीय विसर्ग कर देता है रुत्व का, और विसर्जनीयस्य सह पुनः विसर्ग को स कर देता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नमस प्लस ते। तो इसी प्रकार नम में सुप जब लगाते हैं तो स बाद में रहता है। अब इस स को ससजुसो रू से रुत्व हो जाता है और ऊ की संज्ञा होकर र शेष रहता है। अब यहाँ पर विसर्जनीयस्य सह से इसका खरावसानियो विसर्जनीय से इसको विसर्ग हो जाता है, और विसर्ग को पुनः विसर्जनीयस्य सह से स हो जाता है और पद बनता है नमस्ते। तो अगर आपके पास नमस प्लस ते, अंत में पद क्या बनेगा, नमस्ते। हरिश प्लस त्रायते, तो यहाँ पर स को रू रुत्व हो जाएगा स सजुसो रू से। खरावसानियो विसर्जनीय से खर परे रहते विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग को पुनः विसर्जनीयस्य सह से स होकर पद बनेगा हरिश त्रायते। इसी प्रकार रामस प्लस च, तो यहाँ पर स को रुत्व के पश्चात पुनः इसको विसर्ग, और विसर्ग को पुनः स। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया और हो जाती है कि सकार के साथ चवर्ग का योग होने पर सकार के स्थान पर शकार हो जाता है। यहाँ पर ष्टुत्व कार्य भी हो जाएगा। तो रामस प्लस च, इसमें जो दंत्य सकार है वो तालव्य में परिवर्तित होकर पद बनेगा रामश्च, इस प्रकार से। अगला है कस प्लस चित, तो यहाँ पर स को रुत्व होगा, रुत्व होने के पश्चात विसर्ग होगा खरावसानियो विसर्जनीय से, और विसर्जनीयस्य सह से उसका पुनः स हो जाएगा विसर्ग का, और फिर इसको ष्टुत्व हो जाएगा और पद बनेगा कश्चित। इसी प्रकार धनुष प्लस टंकारः, ये स को रुत्व हो जाएगा तो र होगा, र को पुनः विसर्ग होगा खरावसानियो विसर्जनीय से, तो धनु प्लस टंकार हो जाएगा। फिर विसर्ग के स्थान पर पुनः स हो जाएगा, और परे टा रहने पर ये जो दंतेश है ये मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पर ष्टुत्व कार्य होकर पद बनता है धनुष टंकारः,
इस प्रकार से। अगला चौथा सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते। ये सूत्र क्या कहता है कि अत रोह अप्लुतात अप्लुते, ये उत्व संधि का विधान करता है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था वहां पर र को विसर्ग हुआ था, यहां पर ये सूत्र क्या करता है, र को उ आदेश कर देता है, र के स्थान पर उ हो जाता है। अब उसके लिए क्या शर्तें हैं, तो ये कहते हैं अतो, अत से परे, अत में क्या आएगा, ऋश्व आकार। अगर ऋश्व इकार से परे रा है तो उस रा को उ आदेश हो जाता है। अगर उसके भी परे अप्लुत आ रहे तो, अर्थात पहले भी ऋश्व आकार हो और उसके पश्चात हो रा और उसके बाद पुनः आ हो, ऋश्व आ, यहाँ पर आ नहीं होना चाहिए और ना ही प्लुत आ होना चाहिए, केवल ऋश्व आ हो, पूर्व में भी और परे भी। तो मध्य में स्थित जो रा है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है। और जब यहाँ पर उ हो जाता है तो इस आ के साथ इस उ का गुण कार्य भी हो जाता है। अब इसीलिए आपको पहले अच संधि और हल संधि आनी चाहिए, क्योंकि विसर्ग संधि जब हम करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं अच संधि भी काम में आएगी और कहीं कहीं हल संधि भी काम में आएगी। तो आपने अगर अच और हल संधि से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप विसर्ग संधि से संबंधित वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाओं की बात करेंगे जो हम पहले अच संधि में और हल संधि में कर चुके हैं। तो आ के पश्चात उ आने पर इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश होकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर गुण आदेश कार्य भी हो जाएगा और उसके पश्चात यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश का कार्य भी होगा। लेकिन जो अतोर और प्लुतात प्लुते सूत्र है वो र के स्थान पर उत्वादेश करता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे शिवस प्लस अर्चय। अब यहाँ पर ये जो सा है इसको पहले सबसे पहले स सजुसो रू से रुत्वादेश होता है, तो हमारे पास क्या आता है, शिवर प्लस अर्च्य। अब इसमें रा से पूर्व जो वा है उसमें भी ऋश्व आकार है और उसके पश्चात भी ऋश्व आकार है, तो ये जो रा है इसको उ आदेश हो जाएगा। तो क्या हमारे पास क्या रहेगा, शिव उ अर्च्य। अब व में स्थित जो आ है ये इस उ के साथ मिलकर गुण एकादेश कर लेता है और पद बनता है शिवो अर्चय। अब जो ये शिवो अर्चय पद है इसमें पूर्व रूप संधि हो जाती है एंग पदांतात अति सूत्र से, और इनमें पूर्व रूप एकादेश होकर अवग्रह चिन्ह होकर इस तरह से निष्पन्न पद बनता है शिवो अर्चय, इस तरह से। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कस प्लस अपि। हमारे पास ये शब्द है, स को रुत्व होता है, र हो जाता है। अब र से पूर्व भी ऋश्व आ है और बाद में भी ऋश्व आ है, तो र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, तो पद बनता है क उ अपि। अब क में जो आ है वो इस उ के साथ मिलकर गुणा एकादेश होकर क्या होते हैं, को प्लस अपि, और इनमें भी पूर्व रूप एकादेश होकर निष्पन्न पद बनता है को अपि। इसी प्रकार रामस प्लस अस्ति, यहाँ पर सा को सा सजुषोरु से सबसे पहले रुत्व होता है, रुत्व का रा शेष रहता है, फिर रा के स्थान पर उ आदेश होता है और फिर गुण एकादेश होता है राम प्लस उ में, तो रामो अस्ति, और पूर्व रूप होकर पद बनता है रामो अस्ति। तो अतोर और प्लुतात प्लुते सूत्र र के स्थान पर उ आदेश करता है अगर उसके पूर्व भी ऋश्व आकार रहे और बाद में भी ऋश्व आकार रहे तो, और इसको कहते हैं ऊत्व संधि, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से संबंधित जो परिवर्तन हुआ है उसमें र को उ हो जाता है। अगला सूत्र है हशीचा। अब आप ये मान सकते हैं कि यह हशीचा सूत्र जो है वो उस अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र का ही अगला भाग है। ये सूत्र क्या कहता है, हशीचा, और अगर बाद में हश प्रत्याहार से संबंधित वर्ण रहें तो भी र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो पहले वाली शर्त तो वही है कि ऋश्व आकार पूर्व में हो, उसके पश्चात रुत्व का र हो और उसके बाद हशी, उसके परे हश प्रत्याहार हो। हश प्रत्याहार में क्या क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ह या व र ल, अगर ये बाद में रहें तो भी इस र को उ आदेश हो जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं उदाहरण, रामस हसति,
तो यहाँ पर सा को पहले ससजुसुरु से र होता है। अब इस र से पहले म में आ है और इसके बाद है ह, तो ह हश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसीलिए र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, तो बनता है राम उ हसती। अब म में जो अ है और उ है, इन दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश होता है और पद बनता है रामो हसती। इसी प्रकार मनस प्लस रथः, स को रुत्व होकर मनर रथः होता है और र के स्थान पर उत्व हो जाता है, परे र रहते, और अ और उ को गुण एक आदेश होकर पद बनता है मनोरथः। तीसरा इसका उदाहरण है शिवश प्लस वंद्यः। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, शिवो वंद्य पद्य कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र विधान करता है? हशीच। यहाँ पे क्या होता है? शिवश प्लस वंद्यः, तो स को रुत्व हो जाता है, र शेष रहता है और र से पूर्व ह्रीश्व अकार है और बाद में व है, तो र के स्थान पर उत्वादेश हो जाता है शिव उ वंद्यः, और आ और उ मिलकर गुण एकादेश होकर क्या पद बनता है? शिवो वंद्यः। इस प्रकार अगला सूत्र है रोरी। रोरी सूत्र क्या कहता है कि र के पश्चात र आ जाए तो जो पूर्व में स्थित र है उसका लोप हो जाता है। रो री, र का लोप हो जाता है र परे रहने पर, तो इसमें रेफ के बाद रेफ रहने पर पूर्व में स्थित रेफ का लोप हो जाता है। अगर किसी पद में, किसी संधि पद में संधि करते समय दो र आ जाएं लगातार, तो जो पूर्व में स्थित र है उसका लोप हो जाता है। अब देखिए, जैसे पुनर्रमते, तो यहाँ पर पुनश होता है सबसे पहले, सा को रुत्व होकर पुनर्रमते इस प्रकार बनता है। अब र के बाद यहाँ पर रा है, तो ये जो पूर्व में स्थित र है इसका लोप हो जाता है यहाँ पर और पद बनता है पुनरमते। अब ये जो रोरी सूत्र है इसका ही एक अगला भाग आप मान सकते हैं ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि जहां पर आपने रकार का लोप किया है, जहां पर आपने रा का लोप किया है, उससे पूर्व में स्थित अण, अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ ई उ। तो अगर आपने रा का लोप किया है और उससे पहले आ ई उ है तो वो दीर्घ हो जाते हैं, उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। वस्तुतः जो सूत्र है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, वो दो लोप के संबंध में विधान करता है, एक तो ढ का लोप और एक रा का लोप। ये कहता है कि ढ और रा का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण को दीर्घ आदेश हो जाता है। तो हमने यहाँ पर रा का लोप किया है रोरी सूत्र से, तो जहां जहां पर भी हम रोरी सूत्र से रा का लोप करेंगे वहां पर ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र से अगर पूर्व में अण प्रत्याहार से संबंधित वर्ण है, आ ई उ है, तो उनका दीर्घ एकादेश हो जाएगा, उनके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो जैसे पुनर्रमते ये पद था, तो यहाँ पर पूर्व रा का लोप हो गया रोरी सूत्र से और हमारे पास बचा पुनरमते। अब ये जो न में आ है इसको ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा सूत्र से दीर्घ होता है और आ का दीर्घ क्या होता है? आ। तो यहाँ पर हमारे पास निष्पन्न पद बनता है पुनरमते। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर दो रा आए हैं तो पूर्व में स्थित रा का लोप हो जाता है, तो क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय। और त में जो आ है उसको ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से दीर्घ हो जाता है और निष्पन्न पद बनता है अंतरराष्ट्रीय। इसी प्रकार हरि हरिरम्य, यहाँ पर रा और रा दो रा है तो रोरी सूत्र से पूर्व स्थित रा का लोप हो जाता है और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से जो पूर्व में स्थित ई है, रा में जो ई है इसको दीर्घ हो जाता है और पद बनता है हरिरम्य। तो आप याद रखिए, अगर कहीं पर आपको ऐसा शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि इसको निष्पन्न करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इसी प्रकार शंभु राजते, शंभुर राजते इस तरह से पद होता है, तो रा का लोप हो जाता है रोरी सूत्र से और क्या बचता है? शंभु राजते इस तरह से। अब ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणे से जो पूर्व में स्थित उ है, इस उ को दीर्घ हो जाता है और इस तरह से निष्पन्न पद बनता है शंभु राजते। तो ये छोटा सा प्रकरण है विसर्ग संधि से संबंधित। यहाँ पर सभी सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया है। अगर किसी विषय को आप
आपको समझने में परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी परेशानी को वहाँ पर हल कर दूंगी। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, उदाहरणों से भी आपको बताया है, तो आशा है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर एक बार कोई विषय समझ नहीं भी आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको निश्चित रूप से विषय समझ आएगा। और आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका बार बार रिवीजन करिए और सूत्रों को इतना अच्छे से पढ़ डालिए कि आपको परीक्षा के समय तक एक बार सूत्र पढ़ते ही आपको उसका सारा सिद्धांत समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पढ़ते रहिए, लगे रहिए और अपनी सफलता की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।